सबसे पहला इस देश में अगर संविधान को किसी ने बदला था वो तो भारत के आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बदला था। पहली बार संविधान बदल रहा है क्योंकि संशोधन ये लोग नहीं कह रहे बार बार, क्योंकि संशोधन संविधान में एक बार नहीं सैकड़ों बार हो चुके हैं, कांग्रेस के द्वारा ही किया गया, लेकिन उसे ये लोग कभी जिक्र नहीं करते। और अभी बार बार ये कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये सारी चीजें वो धीरे धीरे एक एक करके मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। लेकिन आज जो बात करूंगा कि पंडित नेहरू ने सबसे पहली बार जो है संविधान को कब संशोधन किया, यानी संविधान में कब बदलाव लाया, कब संविधान को बदला। तो 10 मई 1951 को तब एक बेहद अफसोसजनक मोड़ लिया जब नेहरू ने भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया जो एक कानून बन गया, जिसमें अन्य प्रावधानों के साथ साथ अनुच्छेद 19 ब्रैकेट 1 ए अनुच्छेद 19 1 ए में संशोधन करके अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रतिबंधित कर दिया गया। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है और आज फिर आपसे रूबरू हूँ एक ऐतिहासिक घटना को लेकर करके। राहुल गांधी जो कांग्रेस के युवराज हैं, या कहें कि अब आने वाले दिनों में वही सर्वे सर्वा हैं और अभी भी हैं। सोनिया गांधी जब से वो एक तरह से अपने आप को पर्दे के पीछे किया है, तब से फ्रंट पे आकर के राहुल गांधी ही हैं। और राहुल गांधी को कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए एक से एक हथकंडे अपनाती रहती है। राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव, जो अभी हाल फिलहाल जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जहां जहां रैली हुई उन रैलियों में एक संविधान की प्रति लेकर करके वो घूम रहे थे। संसद भवन जब पहुंचे तो वहां भी वो संविधान की प्रति लहरा रहे थे। हर जगह वो संविधान की प्रति आजकल लेकर के चलते हैं और लहराते हैं। और उनके साथ जो है पूरा कांग्रेस जो है कुनवा और इंडी गठबंधन वाले सभी लोग लहराते हैं और कहते क्या हैं कि ये बीजेपी जो है, ये केंद्र सरकार है जो भारतीय संविधान को बदल देगी। हमेशा संविधान के बदलने की बात करते हैं, लेकिन शायद राहुल गांधी को किसी ने उनके पूर्वजों का या कांग्रेस के इतिहास को बताया नहीं, इस वजह से इस तरह की बातें वो करते हैं। संभवतः शायद ऐसे, पता नहीं वो समझेंगे या नहीं समझेंगे, या अभी जो वर्तमान में कांग्रेस में सारे लोग हैं उनको इसकी जानकारी है या नहीं है। क्योंकि जहाँ तक जयराम रमेश के इशारे पर चलते हैं राहुल गांधी, तो राहुल जयराम रमेश तो वामपंथी हैं, तो उन्हें क्या इन सब चीज़ों से, उन सारी चीज़ों को पता चेक करते हैं, इसलिए उनको शायद जानकारी उन्होंने नहीं दी थी। सबसे पहला इस देश में अगर संविधान को किसी ने बदला था वो तो आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बदला था। पहली बार संविधान बदल रहा है क्योंकि संशोधन ये लोग नहीं कह रहे बार बार, क्योंकि संशोधन संविधान में एक बार नहीं सैकड़ों बार हो चुके हैं, कांग्रेस के द्वारा ही किया गया, लेकिन उसे ये लोग कभी जिक्र नहीं करते। और अभी बार बार ये कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये सारी चीजें वो धीरे धीरे एक एक करके मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। लेकिन आज जो बात करूंगा कि पंडित नेहरू ने सबसे पहली बार जो है संविधान को कब संशोधन किया, यानी संविधान में कब बदलाव लाया, कब संविधान को बदला। तो 10 मई 1951 को तब एक बेहद अफसोसजनक मोड़ लिया जब नेहरू ने भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया जो एक कानून बन गया, जिसमें अन्य प्रावधानों के साथ साथ अनुच्छेद 19 ब्रैकेट 1 ए अनुच्छेद 19 1 ए में संशोधन करके अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये पहला उनका था। जो कहते हैं ना कि नेहरू जो है उदारवादी थे तो लोकतांत्रिक थे, उनकी जो है तानाशाही की सबसे पहली घटना, ऐसे और भी पहले भी घटना घट चुकी है, लेकिन एक जो आज़ाद भारत के बाद संविधान के जो बनने के बाद उन्होंने जो सबसे पहला ये किया था वो यही घटना थी। नेहरू के पूरी तरह उलट अमेरिका में ने जब संविधान में संशोधन किया, जब पहला संशोधन किया था तो जस्ट इसके विपरीत किया था उसने, यानी अमेरिका ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का और अधिक विस्तार किया था। किसी भी कानून को धर्म की स्थापना का सम्मान करते हुए निषिद्ध करना, यह सुनिश्चित करना कि धर्म के मुक्त अभ्यास पर कोई रोक नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता को रद्द करना, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करना, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के अधिकार के साथ हस्तक्षेप करना या शिकायतों के सरकारी निवारण के लिए याचिका करना। 9 अन्य संशोधनों के साथ किया गया यह संशोधन 15 दिसंबर 1791 को स्वीकार किया गया था और
बिल ऑफ राइट्स का गठन किया गया था। ये अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब जो नेहरू, क्योंकि हमारा जो संविधान है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सब जगह से कलेक्शन किया गया, तो जस्ट इसके विपरीत जब पहली बार अमेरिका ने संशोधन किया था तो इसमें और बृहत रूप से छूट और आज़ादी दी थी, लेकिन नेहरू ने उसमें और संशोधन कर कर करके अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंट दिया था और अपनी जो हिटलरशाही थी उन्होंने वो दिखाया था, तानाशाही है जो सबों के सामने लाया था। नेहरू द्वारा लाए गए इस संशोधन के पीछे शायद उस समय रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले पर उच्चतम न्यायालय का 1950 का फैसला था, जिसके जरिए थापर के मार्क्सवादी जनरल क्रॉसरोड्स पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया था। इस फैसले के जरिए उच्चतम न्यायालय ने अभिव्यक्ति की मुक्त आज़ादी को मान्यता प्रदान की थी, जो हमारे संविधान की मूल भावना में निहित है, अमेरिका की ही तरह। नेहरू के उपर्युक्त संशोधन के चलते अपने समय के प्रसिद्ध और शानदार गीतकार एवं लेखक मजरूह सुल्तानपुरी, नाम सुने होंगे, जो भी पुराने गानों के शौकीन होंगे या जो भी पुराने लोगों से पूछेंगे या सर्च करेंगे गूगल में तो मजरूह सुल्तानपुरी का नाम आ जाएगा। मजरूह सुल्तानपुरी को 1950 के दशक की शुरुआत में नेहरू पर एक कविता लिखने के जुर्म में बम्बई के आर्थर रोड जेल में बंद कर दिया गया। वो उन्होंने लिखा क्या था कि मिल मजदूरों के लिए आयोजित एक बैठक के दौरान उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर एक कविता का पाठ किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह गीत जो नेहरू और खादी के विरोध में था। जिस कविता का उन्होंने पाठ किया था वो नेहरू और खादी के विरोध में था। राजनेताओं को नाराज कर दिया, ये बात है जो राजनेताओं को नाराज कर दिया। बम्बई के तत्कालीन गवर्नर मोरारजी देसाई ने मजरूह सुल्तानपुरी को आर्थर रोड जेल में डाल दिया और माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन न झुकने वाले उस कवि ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और बदले में 2 साल की सज़ा, मजरूह सुल्तानपुरी इतने बड़े गीतकार लेखक, 2 साल की सज़ा, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी नेहरू से, उन्होंने 2 साल की सज़ा भुगतना मंजूर किया। धर्मपाल एक जाने माने विचारक व विद्वान, अपने कई मशहूर कामों और अभूतपूर्व पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री के लेखक, सर्च कर लीजिएगा, जिन्होंने सन 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की अपमानजनक हार के बाद लोकसभा सांसदों को एक खुला पत्र लिखा और नैतिक आधार पर नेहरू से इस्तीफे की देने की मांग की। उसके बाद उनको भी गिरफ्तार कर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत हस्ताक्षर करने वाले 2 अन्य साथियों नरेंद्र दत्त और रूप नारायण, धर्मपाल के साथ साथ नरेंद्र दत्त और रूप नारायण के साथ तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। अगर लाल बहादुर शास्त्री और जयप्रकाश नारायण जिनसे के आंदोलन से बाकी अभी जो नेता हैं, जो नेतागिरी कर रहे हैं, ने कोशिश न की होती तो वे तीनों ही तिहाड़ में ही जीवन व्यतीत करते। नेहरू अपने आलोचकों के प्रति वास्तव में बेहद शातिर और प्रतिशोधी थे। अंदर से प्रतिशोध की भावना रखते थे, दिखाने को उदारवादी थे लेकिन अंदर से प्रतिशोध, तानाशाह रवैया के वो मालिक थे। इसके बावजूद ऐसे लोग बहुतायत में हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए उनका गुणगान करते हैं। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि उनका गुणगान करते नहीं थकते हैं कि उदारवादी थे तो चाचा नेहरू ऐसे थे, तो चाचा नेहरू वैसे थे, लेकिन सच्चाई क्या है वो जस्ट उल्टा है। नेहरू के युग के दौरान कई ऐसी पुस्तकें, फिल्में, गाने जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार विरोधी प्रतीत होते थे, उसको सेंसर या फिर प्रतिबंधित कर दिया गया। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध कवि प्रदीप का भी नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत देशभक्ति गाने लिखे हैं। सन 1961 में फिल्म अमर रहे ये प्यार के एक गाने को सिर्फ इन पंक्तियों, हाय सियासत कितनी गंदी, ये इन पंक्तियों के वजह से, हाय सियासत कितनी गंदी, बुरी है कितनी फिरका बंदी, आज ये सब के सब नर नारी हो गए रास्ते के ये सब भिखारी, इसके चलते उनके ऊपर भी उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेहरू वास्तव में शास्त्रीय अर्थों में जरा भी उदारवादी नहीं थे, जैसा मैं पहले से बोल रहा था। न ही वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचारों के मुक्त प्रवाह के आंतरिक हिंदू लोकाचार से परिचित थे। हिंदू धर्म लोगों को अपनी सच्चाई की खोज करने की अनुमति देता है और यहाँ तक कि उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। एक और है तिब्बत की घटना के साथ जो है कुछ घटनाक्रम हुआ था जिसमें नेहरू के जो तानाशाही रवैया है वो सबके सामने आ गई थी। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा किए जाने को भारत की जनता से तिब्बत के स्वतंत्रता के हनन के अलावा अपने देश की सुरक्षा के प्रति खतरे के रूप में भी देखा।
ऐसा सिर्फ 22 अगस्त 1953 को हुई एक बैठक जिसमें विभिन्न देशभक्त राजनीतिक दलों के नेता व सांसद शामिल हुए, भारत की ओर से तिब्बत पर चीनी कब्जे का अनाधिकार रूप से विरोध किया गया। इस बैठक में एक तिब्बत कमेटी की स्थापना और सितंबर में तिब्बत दिवस आयोजित करने पर मुहर लगाई गई। लेकिन जैसे ही इस विचार की बात मीडिया के जरिए सामने आई, प्रधानमंत्री अगले दिन ही जारी किए गए एक सार्वजनिक बयान के जरिए इसके विरोध में सामने आ गए। 26 अगस्त के हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार उन्होंने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि कुछ लोगों ने तिब्बत दिवस आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था, उन्हें लगा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा और उन्होंने सदस्यों से इसमें कोई दिलचस्पी न लेने को कहा। 22 अगस्त की बैठक में एक तिब्बत कमेटी की स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्षता उस समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सांसद श्री गुरुपद स्वामी के हाथों में था। लेकिन कमेटी के एक और सांसद प्रोफेसर NC रंगा को 28 अगस्त को कमेटी से अपना इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वे उस समय प्रधानमंत्री के साथ आंध्र प्रदेश के अपने प्रांतीय दल कृषा लोक पार्टी के विलय पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि कमेटी ने देश के प्रति और तिब्बत में मानव स्वतंत्रता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। नई दिल्ली में 80 से भी अधिक लोगों ने चीनी दूतावास तक मार्च किया और उनके हाथों में लाल चीनी को तिब्बत को खाली करने संबंधित तख्तियां भी थीं। इसके बाद नई दिल्ली टाउन हॉल में एक बैठक आयोजित की, जिसे श्री गुरुपद स्वामी, जनसंघ के श्री BP जोशी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मुंशी अहमद दीन द्वारा संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री इस प्रयास से बेहद नाराज हुए थे, मतलब नेहरू जो हैं इस प्रयास से बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने दिल्ली की मीडिया पर तिब्बत दिवस प्रदर्शन और उससे संबंधित बैठक की खबर न प्रकाशित करने का दबाव डाला। उस दौर के पत्रकार जगत में यह बात जग जाहिर थी कि प्रधानमंत्री के दामाद और उस समय समाचार पत्रों के एक्सप्रेस समूह के निदेशक फिरोज गांधी, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी के पति, ने अपनी पूरी श्रृंखला को राजधानी की इन घटनाओं से जुड़ी खबर न प्रकाशित करने के आदेश दिए। और कहते हैं आज एक बार नहीं कितनी बार इन लोगों ने यहाँ पे तानाशाही रवैया अपनाया और उसके चलते यहाँ पर जो है एक इमरजेंसी की हालत स्थिति उत्पन्न की। ये देश से इन लोग ने छुपा करके रखा। प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा किया जो और भी कहीं बुरा था। राज्यसभा में 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बोलते हुए उन्होंने तिब्बत दिवस मनाने वाले अपने विरोधियों की निंदा की और उन्होंने ऐसी भाषा में धमकाया जिसे जंगली कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि अक्सर ये प्रधानमंत्री नेहरू जी कह रहे थे उस समय राज्यसभा में अपने विरोधियों को 23 सितंबर को, कि मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही कि अक्सर तो नहीं लेकिन कभी कभी लोग मित्र देशों के खिलाफ कोई न कोई धरना प्रदर्शन का आयोजन कर देते हैं। वे एक तिब्बत दिवस मनाने की घोषणा करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि किसी को तिब्बत दिवस आयोजित करने की आवश्यकता क्या है, वह भी इस मोड़ पर। वह ज्ञानी महोदय कौन थे जिन्होंने यह सुझाव दिया, या यह किसके दिमाग की उपज थी, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी करीब 10 दिन पूर्व तिब्बत दिवस आयोजित हुआ। सिर्फ दर्जन भर लोग तिब्बत के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर निकले और चीनी दूतावास तक मार्च निकाला और चिल्लाते हुए इसके सामने प्रदर्शन किया। ये नेहरू के बयान है राज्यसभा में। खैर, यह पूरी तरह से बचकाना है और यह बड़ा अजीब है कि बड़े हो चुके लोग ऐसा काम कर रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ दर्जन लोग ऐसा करते हैं तो यह इसका संकेत नहीं है कि यह बड़े वर्ग की राय। वास्तव में यह उनके छोटेपन और मूर्खता को दिखाता है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह पूरी तरह से हास्यास्पद है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि और हमारा विरोध करता है, यहाँ तक कि तर्क या बहस या सड़कों पर भी। बहरहाल हाँ, अगर वह एक निश्चित सीमा से आगे जाता है तो किसी भी सरकार को कार्रवाई करनी होगी। इस तरह से उन्होंने धमकी दी थी। आज तो मोदी कुछ कह भी नहीं रहे, फिर भी कह रहे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, माइक बंद कर दिया जा रहा है, वो करे। वहाँ तो सीधे सीधे राज्यसभा में धमका रहे थे राहुल गांधी जी, आपके जो नाना थे या जो भी उनको आप कहते। हम आमतौर पर कोई कार्रवाई नहीं करते, हमने की भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह सदन चरम को सोचे और मैं तो ऐसे कामों के लिए मूर्खता शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा। मुझे पता है कि इस सदन का कोई भी सदस्य
इनको महत्व नहीं देता है। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से तत्व मौजूद हैं जो लोग आग लगाने का काम करते हैं, जो ऐसे मौक़ों को भुनाने की कोशिश में रहते हैं, वह भी ऐसे समय जब हम मित्रवत सहयोग की भावना को तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये आज शायद राहुल गांधी को ये बात याद कर लेना चाहिए कि नेहरू चीनी प्रेम में कितना वो अंधे हो गए थे कि गलत को भी गलत नहीं कहते थे। और आज जब मोदी सब जगह जाके भारत का मान बढ़ा रहे हैं तो इस सब जगह जाकर करके देश की आलोचना कर रहे हैं। खैर, यह बयान आक्षेपों से भरा हुआ था। यहाँ पर एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा से संबंधित मसलों पर दूसरे लोगों को सोचने और अपने भावों को व्यक्त करने के प्रति उच्च कोटि की असहिष्णुता प्रदर्शित करता हुआ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसके संगठनों ने उनकी ही आंखों के सामने एक ऐसे तंत्र को तैयार किया था जो कभी इस देश के दूतावास के सामने तो कभी उस देश के दूतावास के सामने जब चाहे तब बिना किसी बात के धरने प्रदर्शन करते रहते थे और पता नहीं कितने मित्र देशों के प्रति जहर उगलते रहते थे। प्रधानमंत्री ने आज की तारीख तक वामपंथियों द्वारा उन दूतावासों के बाहर किए गए गुंडागर्दी के नग्न प्रदर्शन, यहाँ तक कि उसमें जो वो प्रदर्शन करते थे उसमें कार जलाना, पथराव करना, यहाँ तक कि उनके कर्मचारियों की पिटाई करना, जो दूतावास के कर्मचारी होते थे, वो लेकर अपना मुंह तक नहीं खोला था। लेकिन चीन द्वारा एक बफर राष्ट्र पर किए गए अवैध कब्जे से पैदा होने वाले खतरे के प्रति अपने देश की सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ देशभक्त लोगों के एक छोटे से प्रदर्शन ने प्रधानमंत्री को नाराज कर दिया और वे अपने पद की गरिमा ही भूल गए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय महत्व के मामले में खुद को कम्युनिस्टों के प्रति झुका हुआ दिखा दिया और उन्होंने ऐसा करने की प्रक्रिया में खुद को पूरी तरह से हास्यास्पद बना दिया था। एक तरफ तो वे लगातार यह कहते रहे कि चीन का विरोध करने वाले मुट्ठीभर लोग हैं और जो अपने खुद के अलावा और किसी को प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस पर इतना अधिक ध्यान देने की आवश्यकता समझी और ऐसा माहौल बना दिया। पता नहीं यह घटना कितनी महत्वपूर्ण है। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने की उनकी धमकी निश्चित ही किसी बड़े अपराध से कम नहीं थी। तो राहुल गांधी जी, ये संविधान की जो प्रति लेकर करके आप चलते रहते हैं और कहते हैं संविधान बदल देगी, ये सरकार वो कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगा, तो तानाशाही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रही है। ये जो फिल्मी भांड है वो सब भी कहते हैं कि आज़ादी छीन रही, असहिष्णु हो गया है यहाँ पे ये देश। तो उसे ये सब पढ़ लेना चाहिए, फिल्मी भांड को भी और राहुल गांधी को भी, कि तुम्हारे पूर्वजों ने और तुम्हारी पार्टी जब सत्ता में थी तो किस तरह से मीडिया का अधिकारों का हनन करता था, व्यक्ति के अभिव्यक्ति की आज़ादी को हनन करता था, हर चीज़ का, एक कवि, एक लेखक, सभी के अधिकारों का हनन किया। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो लोग कहते हैं कि वो लोकतांत्रिक थे, वो उदारवादी थे, ये गलतफहमी आप निकाल दें। उनसे बड़ा आज तक तानाशाह कोई इस देश में पैदा नहीं हुआ और वो कभी भी गांधीवादी विचारधारा के नहीं थे, वो हमेशा वामपंथी विचारधारा के थे। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर करके उसको देख सकते हैं। आप लोगों से विदा लेता हूँ, तब तक से वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।